नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विपिन कुमार। स्वागत है आप सभी का पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों की जो क्लासें हैं वो टेक्निकल इश्यूज़ के कारण नहीं हो पाई। जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो कुछ बाधाएं स्टार्टिंग में आती हैं, तो उन सब बाधाओं को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे वो बात चल रही थी, पोर्चुगीज़ का आगमन हो गया था, डच कंपनियों का आगमन हो गया, इंग्लिश कंपनियों का भी आगमन हो गया था। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ाया था वो था रानी कैथरीन के साथ चार्ल्स द्वितीय की शादी हो जाती है और इस तरीके से पुर्तगाली और अंग्रेज संबंधों में बंध जाते हैं। अब रानी कैथरीन जब अपने साथ आई यहाँ तो अपने साथ कुछ दहेज में भी लाई होंगी। तो 1661 में ये बम्बई प्रांत को दहेज में लाई, और चूंकि जो चार्ल्स थे वो थोड़ा अय्याश टाइप के होते हैं तो इनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने क्या किया कि 1668 में बम्बई प्रांत को कंपनी को भाड़े पे सौंप दिया कि लो जाके तुम अपना इससे अपना पोर्ट वोट बना लो, व्यवसाय कर लो, लेकिन मुझे 10 पाउंड मुझे वार्षिक किराया देते रहना। तो इस तरीके से कंपनी के हाथों में बम्बई आ जाता है। और बम्बई को उस समय का एक निर्देशक था जेराल्ड आंगियार। क्या नाम था? जेराल्ड आंगियार। जेराल्ड आंगियार विकसित करता है आधुनिक सिटी के रूप में, और वहीं पर 1672 में एक सिटी की टकसाल की स्थापना कर देता है। टकसाल वहाँ लगाता है। टकसाल वो जगह होती है जहाँ पे मुद्राएं ढाली जाती हैं। तो इस तरीके से बम्बई में टकसाल की स्थापना हो जाती है 1672 में, और पहली बार ब्रिटिश लोग अपनी एक जो मुद्रा है वो ढालना यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये ढालना जो शुरू कर रहे हैं उसे हम ऐसे नहीं ले सकते। यहाँ एक मंशा सामने आ रही है। यहाँ क्या मंशा हो सकती है? पहली, हम आयात करते हैं भारत से। ये ब्रिटिश सोच रहे हैं कि भारत से जो आयात करते हैं उसके बदले में उन्हें सोना और बहुमूल्य धातुएं देनी पड़ती हैं। अब यदि ये यहाँ से टकसाल से जो मुद्रा ढलेगी उसकी स्वीकृति बंगाल में या पूरे भारत में मिल जाए तो हम ये मुद्रा देंगे और उसके बदले उनसे सामान ले लेंगे। तो हमारा जो ब्रिटिश से आने वाला जो सोना है वो आना कम हो जाएगा। ये एक मंशा के तहत यहाँ इन्होंने टकसाल स्थापित की। सुनियोजित एक रणनीति है पूरी की पूरी, और इसे हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक पूरे, ये कह सकते हैं कि प्लानिंग के साथ भारत को कैप्चर करना शुरू किया था। अब तक कंपनी के हाथ में क्या क्या है? पहला, बम्बई अभी दहेज में मिला है। सूरत 1613 में ये आए हैं। मद्रास को फ्रांसिस डे ने बसा दिया था 1639 में, और हुगली 1651 में इन्होंने बसाया था। तो इन बंदरगाहों पे क्या करना था कि जब ये भारत के आंतरिक भागों से तो व्यापार करेंगे तो इन्हें मुगलों को चुंगी देनी पड़ती थी। क्या देनी पड़ती थी? चुंगी। तो पहले चुंगी जो थी वो 2% थी, लेकिन जब औरंगजेब और बाकी जो गवर्नर हैं, क्योंकि 20 प्रांत थे पूरे मुगलों के ये औरंगजेब के टाइम पे, तो इन 20 प्रांतों के गवर्नर की सहमति के द्वारा इस चुंगी को 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया, 3.5%, कि आप यहाँ से व्यापार करेंगे तो आपको 3.5% चुंगी देनी पड़ेगी। अब ब्रिटिश जो थे वो पहले से परेशान थे कि यार इतना जो अपने यहाँ से मुद्रा कैसे लाएं। अब 3.5% हो गया तो वो लोग और परेशान होने लगे। भारत में एक तरीके से, क्योंकि 3 शक्तियाँ जो काम कर रही थी, कौन कौन सी? एक तो पोर्चुगीज़, दूसरा डच, और ये तीसरे हैं ब्रिटिश। क्योंकि ये जो टाइम है अभी 1661 और 1661 से 70 का टाइम है, ये मान लो। इस समय मुख्यतः अभी जो मैंने पोर्चुगीज़ के साथ साथ मैंने फ्रेंच कंपनी की अभी स्थापना कराई नहीं, अभी कराऊंगा। तो अभी ये फिलहाल ये इनके दिमाग में सिर्फ 3 बातें ये चल रहा है कि यहाँ देखो, पोर्चुगीज़ के साथ तो हमने शादी कर ली और इनके साथ एक संधि हो गई थी, मैड्रिड की संधि। इस संधि के द्वारा क्या हुआ था? इस संधि में ये हो गया था कि आपसी जो मनमुटाव है उसे खत्म कर देंगे और मिलजुल के व्यवसाय करेंगे, और पोर्चुगीज़ कभी इनके ब्रिटिश के आड़े नहीं आएंगे। और फिर ये मित्रता इतनी गहरी हुई कि रानी कैथरीन ने इनसे शादी भी कर ली। फिर 1661 में इन दोनों के बीच में, यानी पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश के बीच में 1661 में जिस दिन शादी हो रही थी दोनों की, तो शादी के दौरान ही जैसे लगन आती तो लगन में एक और भी वो आया कि भाई ऐसा करना कि दोनों मिलके, अब सगे संबंधी हो गए हो तो मिलके इन डचों को मारना और भगा देना यहाँ से। अब डच यहाँ से डरने लगे, और डच डरने लगे तो फिर उन्होंने संधि कर ली कि भाई हम तो यहाँ से चले जाएंगे, हम तो पूर्वी देशों में कर लेंगे व्यवसाय। तो 1668 में ये बंदे भी यहाँ से चले जाते हैं, और ये एक समझौता होता है कि जो ब्रिटिश की जो कंपनीज या फोर्ट पूर्वी यानी इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में लगे हों वो वहाँ से अपने कब्जे को हटा लें और भारत में स्थायी अपने कब्जे बना लें। हम यहाँ से अपना व्यवसाय कम कर देंगे भारत से, और हम अपने आप को इंडोनेशिया में केंद्रित कर लेंगे। ये दोनों मंत्रणा इन दोनों के बीच में हुई। तो
इसके बाद अब यहाँ सर्वे सर्वा कौन बचे? ब्रिटिश बचेंगे। भारत में अब ब्रिटिश एक छत्र राज करने की स्थिति में थे, लेकिन इसी बीच एक कंपनी आ जाती है जिसका नाम था, क्या नाम? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे आप देखेंगे यहाँ 1664 की ये बात है। कब की? 1664 की। तो 1664 में वहां लुई 14वें का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलवर्ट। क्या नाम था? कोलवर्ट। कोलवर्ट क्या था? इस कोलवर्ट ने सलाह दी राजा को कि महाराज, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में बड़ा मुनाफा है, और वहाँ पे ईस्ट इंडिया जो गई हुई कंपनी है, यानी जो यहाँ से जो ब्रिटिश कंपनी गई हुई है, उसने व्यापार करके यहाँ बहुत धन कमाया है। आप मेरे सलाह से तो ये बेहतर होगा कि हम भी अपनी जो कंपनी है वो उधर स्थापित कर लेते हैं। मतलब ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक मसौदा बना के लाओ और वहाँ एक कंपनी स्थापित करो। तो कोलवर्ट एक कंपनी का मसौदा लाता है और ये पूर्णतः सरकारी कंपनी बनाई जाती है। ये पहली कंपनी है जो पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी का नाम क्या था? कंपनी द इंड ओरिएंटल। क्या नाम था? कंपनी द इंड ओरिएंटल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फिर उसमें ऑफिशियल नेम कंपनी द इंड ओरिएंटल, ईयर कौन सा? 1664। शासक कौन सा था फ्रांस में? लुई 14वां। मंत्री उसका क्या था? कोलवर्ट। और ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। यहां से स्टार्ट करेंगे। फिर वो होता क्या है, इसके अलावा और क्या बात है? अब ये कंपनी की स्थापना तो हो जा, मतलब कंपनी का नामकरण हो गया कि इस कंपनी को कंपनी द इंड ओरिएंटल को भारत में ले जाके स्थापित करना है। अब जैसा कि ये भारत का एरिया है, तो यहाँ पड़ता है सूरत। तो ये लोग यहाँ से आते हैं और सूरत पहुँचते हैं, और यहाँ मुगलिया फरमान से ये इनकी विनती करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 1668 में 1668 में अपनी कंपनी का पहला जो फैक्ट्री है स्थापित कर देते हैं। अब इन्होंने, मुगलों ने इन्हें क्यों दे दिया कि तुम यहाँ कंपनी लगा लो? दरअसल मुगल भी इस बात को समझ रहे थे, औरंगजेब भी समझ रहा था कि शक्ति संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, पोर्चुगीज इनकी तरफ ही है, डच भी यहाँ से समझौता करके भागने वाले हैं, क्योंकि 1667 में उनका भी समझौता हो गया था। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए यहाँ एक और जो देश है उसको हम यहाँ निमंत्रण दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि इनकी शक्ति संतुलन बना रहेगा। अब ये लोग पहले फैक्ट्री यहाँ लगाते हैं, फिर एक साल बाद ही ये मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री लगा देते हैं। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। अब जब ये फैक्ट्री लगाए जाएंगे तो इनकी तरफ बिल्कुल टेढ़ी नज़र से देख रहे थे, लेकिन तभी युद्ध शुरू हो जाता है 1672 में फ्रांस और डच के बीच में। कहाँ? यूरोप में। 1672 में फ्रांस और डच के बीच में जो यूरोप में युद्ध शुरू हो जाता है, और फ्रांस की कंपनी फिर उसमें उलझी रहती है बेचारी, और इस कंपनी का अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ हो नहीं पाता। और 1720 तक इस कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। फिर जब ये युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद इस कंपनी का दोबारा से पुनर्गठन किया गया 1720 में, और नए गवर्नर बनाए गए। इन गवर्नर का नाम क्या था? दो नए गवर्नर जो बनाए गए उनका नाम था लीनो। क्या नाम था? लीनो और ड्यूमा। दो गवर्नर जो बनाए गए, पहला लीनो और ड्यूमा, और उनको बोला गया कि भाई तुम्हारे ऊपर अब ये पूरा दारोमदार है कि भारत में जो कंपनी स्थापित की जा रही है, लीनो और ड्यूमा, तुम इस कंपनी को साम्राज्य की तरफ लेके जाओ, इसका विकास करो। अब लीनो और ड्यूमा ने अपना काम करना शुरू किया, लेकिन फ्रांस और ब्रिटिश के साथ जो संघर्ष होगा उसको हम अभी देखेंगे। लेकिन ब्रिटिश कंपनी को दोबारा से देख के लाते हैं कि हम कहाँ छोड़ के आए थे उसे। हमने ब्रिटिश कंपनी को कहाँ छोड़ा था? अभी हमने छोड़ा था ब्रिटिश कंपनी को कि इन्होंने अपने यहाँ बंदरगाह स्थापित कर लिए थे, और इन बंदरगाहों में ये यहाँ चुंगी मुंगी दे रहे थे। और चुंगी के चक्कर में ये लोग, जैसे हुगली है, ये सूरत है, हुगली है, 1651 में यहाँ लगाई थी, 1613, बम्बई 1661, मद्रास 1639। तो इस तरीके से इन्होंने ये जगह विकसित कर ली थी। जब मुगलों ने इन सब प्रांतों में चुंगियाँ बढ़ा दी, यानी 3.5% कर दी, 2 से 3.5%, तो उससे एक प्रभाव ये पड़ा कि ब्रिटिश पहले से ही परेशान थे चुंगी देने से। एक तो उन्हें यहाँ चुंगी मतलब एक टैक्स होता है, एक तो यहाँ उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था, ऊपर से उत्पादन के लिए जो भी कच्चा माल खरीदे उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। तो इन्होंने क्या किया कि अब ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। तो यहाँ जो हुगली के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ इन्होंने लूटपाट करनी शुरू कर दी ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने।
और अपने जहाज यहाँ विजयग पे, मद्रास पे यहाँ तैनात करने शुरू कर दिए। जो लोग यहाँ हैं, जो व्यापारी हैं, उनके साथ ये लूटमार करते। क्योंकि उस समय मुगलों में किसका शासन था? औरंगजेब का शासन था। तो औरंगजेब ये सारी की सारी जो गतिविधि है उन्हें देख रहा था कि अच्छा हमारे सामने ऐसा हो रहा है। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले अंग्रेजों को बुलाया, अच्छा तुम ये बताओ कर क्या रहे हो। यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाइल्ड। तो वो दरअसल निदेशक था। क्या नाम था इसका? चाइल्ड। वो निदेशक था। ये है जोसिया चाइल्ड। तो ये कंपनी में एक डायरेक्टर की पोजीशन पे था उस टाइम। तो इसने कहा कि हम तो यही करेंगे, किसी से रोका जाए तो रोक लो। अब क्योंकि इसे ऐसे ये भ्रम हो गया था कि हम नेवल जो हमारी वो है सेना है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हमने उधर पुर्तगालियों को भी पीटा था, तो हम तो मुगलों को भी पीट देंगे। ये गलतफहमी में था, बचकानी हरकत कर रहा था, इसीलिए इसका नाम भी चाइल्ड ही भगवान ने रखा। अब औरंगजेब को जब गुस्सा आया तो पूरी खुन्नस इन पे निकाल दी। एक तो वो दक्कन से परेशान था, ऊपर से ये जो बंदा है ये इसे परेशान करने लग गया। तो इसने क्या किया कि इसको खूब दौड़ा दौड़ा के पीटा, और इतना पीटा कि ये लोग यहाँ से फीवर आइलैंड भाग जाते हैं। कौन से आइलैंड? फीवर आइलैंड। और इनकी जो कंपनी थी, जैसे हुगली में और सूरत में और मद्रास में, ये सारी की सारी जो कंपनी है वो यहाँ सूरत की, चाहे मद्रास की, चाहे यहाँ हुगली की, ये सारे जो ठिकाने हैं बम्बई के, ये सब मुगलों ने अपने अंदर कैप्चर कर लिया, यहाँ से भगा दिया ब्रिटिश को। फिर ब्रिटिश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, ब्रिटिश कंपनी में एक व्यक्ति था, समझदार व्यक्ति, जिसका नाम था जॉब चार्नॉक। अब बेचारे को नौकरी करनी थी कंपनी की। तो उस जॉब करने के लिए उसने क्या किया कि पहले वो गया हाथ विंद जोड़ता हुआ यहाँ औरंगजेब के पास कि महाराज इस बच्चे से गलती हो गई, इसे क्षमा कर दो और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जो इन्होंने किया है ये एकदम बकवास लोग हैं, ये ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था, इन्हें बच्चा समझ के क्षमा कर दो। बोला ठीक है, लेकिन इस युद्ध का भी नाम इतिहास में चाइल्ड वॉर रखा जाएगा। क्या नाम रखा गया? चाइल्ड वॉर। और वो कब से कब तक चला? 1686 से 90 तक। तो 1690 में ये व्यक्ति पहुंचा, फिर सुलह हुई। सुलह होने के बाद जॉब चार्नर को कहा कि चलो आज के बाद ऐसा कभी मत करना, लेकिन जो मेरा 1.5 लाख रुपए सेना को खर्च करने में लगा है वो पहले तो तुम हरजाने के रूप में दो, और तुम्हें तब ये तीनों बंदरगाह वापस मिलेंगे। तो इस तरीके से अब क्या हुआ कि अंग्रेजों को पुनः बंदरगाह मिले। और ये पहला इंसिडेंट था जब अंग्रेजों और मुगल के बीच में सीधे लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज हारे। और ये पहला इंसिडेंट था जब लड़ाई के बाद पैसे लिए गए, लड़ाई के बदले पैसे देने पड़े, और वो ये जो परंपरा है यहीं से शुरू होगी और आगे तक जाएगी। अब ये काम हो गया यहाँ। अब आते हैं, औरंगजेब बड़ा खड़ूस शासक था, तो उसने अपने पूरे प्रांतों में अपने वायसराय या गवर्नर लगा रखे थे, या ये कहें कि प्रांतपति लगा रखे थे। तो उसका एक प्रांतपति था बंगाल में जिसका नाम था इब्राहिम, यहाँ था इब्राहिम खान। तो ये क्या था, इस बंदे ने क्या किया कि इसने चार्नॉक को बुलाया और उसको कहा कि देखो यहाँ आप जाके 3000 रुपये दे दो, और 3000 रुपये के बदले तुम यहाँ आसपास में ना हर साल 1 से 3000 रुपये देना, और आसपास का जो व्यवसाय है वो कर लेना। ये याद नहीं रखना कि 3000 रुपये दिए, ये मैं स्टोरी में आपको बता रहा हूँ। तो इसे यहाँ 3 जगह मिली, इसे बुला के 3 जगह दी गई। कौन कौन सी? कलिकाता, सुतानाती और गोविंदपुरी। इन तीनों जगहों को मिला के चार्नॉक ने बंगाल में कोलकाता नगर की स्थापना कर दी। किसने की? जॉब चार्नॉक। क्या नाम था? जॉब चार्नॉक। तो कोलकाता नगर की स्थापना किसने की? जॉब चार्नॉक ने। चाइल्ड युद्ध में मध्यस्थता किसने की? जॉब चार्नॉक ने। किस किस को मिला के की? कलिकाता, सुल्तानाती, गोविंदपुरी। अब इन तीनों जगहों को मिला के जब यहाँ एक पोर्ट इन्होंने बना दिया, और जिसका नाम इन्होंने रख दिया कैलकटा पोर्ट। तो अब यहाँ एक फोर्ट और बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम के नाम से यहाँ पर एक फोर्ट भी बना दिया, मतलब एक किला बना दिया। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने जो प्रमुख पतन थे, कोलकाता, हुगली, बम्बई, सूरत और विजयग, इन सब पत्तनों पे कब्जा कर लिया, और लगभग भारत की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उन पे इनका एक छत्र राज चलने लगा। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप विदेश में अच्छा काम कर रहे हो तो घर में से कोई ना कोई आवाज़ उठने लगती है। तभी अंग्रेजों के साथ भी ऐसा होता है। क्या
ब्रिटिश के यहाँ भी तो कुछ लोग रह रहे होंगे जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। वहाँ क्या था कि सब जो बाकी जो व्यापारी थे वो इस बात से परेशान थे कि यार अकेली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी के 24 निदेशक और ये सब कंपनी जाके वहाँ पर लूटमार कर रही है, हमको भी तो अधिकार मिलना चाहिए भाई, हम भी तो कंपनी में जा सकते हैं। तो उन लोगों ने संसद में एक प्रस्ताव पारित करवाया और उस प्रस्ताव में कहा गया कि चाहे ब्रिटिश का एक व्यक्ति क्यों ना हो वो भारत में जाके व्यवसाय कर सकता है। ये जब जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ तो एक कंपनी बन जाती है 1698 में। 1698 में उस कंपनी का नाम क्या था? उस कंपनी का नाम था द इंग्लिश कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। इस कंपनी की स्थापना की जाती है, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो जैसे ही ये कंपनी स्थापित की जाती है, अब ये भी प्रतिस्पर्धा में उतर आई और द कंपनी गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था वो भी यहाँ प्रतिस्पर्धा कर रही है। तो दोनों को अब घाटा होने लगा। अब इनकी बात समझ में आई कि यार आपस में जब हम यहाँ बंदर की तरह लड़ते रहेंगे तो कोई और बिल्ली फ़ायदा ले जाएगी, और वो बिल्ली के रूप में फ्रांस बैठा हुआ था। तो इन दोनों में सलाह होकर सहमति हुई 1709 में, और फिर एक नई कंपनी स्थापित की इन दोनों ने मिला के। दोनों ने एक नई कंपनी कौन सी स्थापित की जिसका कॉमन नाम से जाना गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1709 से ही ये कॉमन नाम आया है, क्योंकि जो 1600 में कंपनी बन के आई थी वो गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ के नाम से आई थी। फिर यहाँ एक नई कंपनी बनी है जो 1698 में बनाई गई, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ के नाम से बनाई गई थी। ये दोनों कंपनी फिर मर्ज हुई, इनका नाम कॉमनली फिर रखा गया 1709 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे इसका और भी है, यूनाइटेड ईस्ट इंडीज़ करके है, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये नाम यहाँ दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हो गई, अब ये यहाँ भारत में अपना जो व्यवसाय है उसे साम्राज्यवाद के तरफ बढ़ाने लगती है। यहाँ आपको दो टर्म समझनी होंगी। एक टर्म होती है उपनिवेशवाद, एक टर्म होती है साम्राज्यवाद। दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों का मतलब क्या है? उपनिवेशवाद का मतलब ये है कि जब आप किसी देश में, किसी अन्य देश में वहाँ के संसाधनों का उपयोग करें और उस देश कोई लाभ ना होने दें, बल्कि आप अपने देश में सारे के सारे संसाधनों का यूटिलाइजेशन करें, उनका दोहन करें, इसी को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और फिर बात आती है किसकी? साम्राज्यवाद की। तो साम्राज्यवाद कहाँ आता है कि जब आप किसी देश में जाएं और वहाँ के संसाधनों को कैप्चर करने के बाद, यानी आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने के बाद वहाँ की राजनीति पर भी कब्जा कर लें, तो इसे हम कहेंगे साम्राज्यवाद। क्लियर है? वहाँ पर अपना विस्तार करना शुरू करें तो साम्राज्यवाद का सूत्रपात हो जाता है। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ आप संसाधनों का उपयोग करते हैं लेकिन उस देश को कोई फायदा नहीं होता, जैसे भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा था। साम्राज्यवाद में क्या होता है कि आप संसाधन तो यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, ये उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद। तो कंपनी की यहाँ से एक नई पद्धति शुरू होती है कि यहाँ अब हमें उपनिवेशवाद को बढ़ाना होगा, यानी संसाधनों का जो दोहन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। और इसी क्रम में कंपनी की लग जाती है लॉटरी। कैसे कि यहाँ अब औरंगजेब की हो चुकी है मृत्यु। तो 1707 में औरंगजेब की होती है मृत्यु। अब जो मुगलिया जो सल्तनत थी उसके पतन का टाइम आने लगा था, क्योंकि दरबारी षड्यंत्र इतने ज़्यादा चलने लगे थे कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये राजा बनेगा, क्योंकि राजा का ही जो मान लो सेनापति है, जो भी उसके साथ रहता है, वो उसी की बुराई कर रहा है। तो दरबारी षड्यंत्र के चलते जो मुगल सत्ता है वो लड़खड़ाने लगी। और उस समय एक व्यक्ति बैठता है जिसका नाम था फारूक सियार। ये भी दरअसल क्या था, क्योंकि मुगलों में एक पुरानी पद्धति थी कि कर्म सारे बुरे ही करते थे, तो फारूक सियार भी उससे कम नहीं था। तो इन बुरे कर्मों की वजह से इसके निकल आता है फोड़ा। क्या निकल आता है? फोड़ा। अब इस फोड़ा के चलते इसने ऐलान किया कि जो इस फोड़ा को सही करेगा उसको मुंह मांगा इनाम मुगलिया सल्तनत देगी। अच्छा, अंग्रेजों के पास बड़ा अच्छा चांस था। 1715 में जॉन शरमन
जॉन सरमन, इनकी अध्यक्षता में एक मिशन भेजा जाता भारत की ओर कि जाके देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है और कैसे उनका विकास हो रहा है। इसी में ये, क्योंकि जब जाते थे तो कोई मान लो बीमार हो जाए, कोई परेशान हो जाए, कोई दल भेजा जाता था, क्योंकि इतनी दूर से आते थे तो यहाँ डॉक्टर पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है, तो ये लोग अपने साथ एक डॉक्टर भी लाते थे। तो इसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन। तो हैमिल्टन को भी ये साथ में लेके आए थे। अब इन्होंने देखा कि यार मुगलिया जो शहंशाह उसके फोड़ा हो रखा है और वो करा रहा है, वो परेशान है और इनाम देने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसे सही कर सकते हैं, और हम इसे सही कैसे करेंगे? हैमिल्टन ने इसका इलाज किया और ये हो गया ठीक, फारूक शेर ठीक हो गया, बड़ा खुश हुआ। अब क्योंकि होता ये था कि मुगल यदि एक बार कॉल कर दें तो फिर उसको कंप्लीट भी करते थे, तो फारूक शेर ने खुश होकर इन्हें इनाम की घोषणा की। और इनाम में क्या क्या दिया? पहला इनाम क्या था इनका कि आप 3000 रुपये हमें देंगे और उसके बदले आप कोलकाता के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं आप यहाँ आसानी से चुंगी मुक्त, बंगाल में आप चुंगी मुक्त व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरी क्या इनाम मिला? दूसरा इनाम कि कोलकाता के आसपास अभी तक कंपनी को ना भाड़े पे अपनी कंपनी फैक्ट्री वगैरह बसाने की अनुमति नहीं थी, तो आप यहाँ अपने भाड़े पे फैक्ट्री बसा सकते हैं। तीसरा इनाम, गिफ्ट नंबर 3, कि सूरत जो अभी तक तुम्हें चुंगी देनी पड़ती है 10,000 रुपये आप प्रति साल दें और उसके बदले आप आराम से व्यवसाय करें। तीसरा इनाम। चौथा इनाम क्या मिला? ये जो इनाम है वो सबसे बड़ा इनाम था। क्या? कि बॉम्बे की टकसाल से जितने भी आपकी मुद्राएं ढाली जाती हैं वो मुगलिया सल्तनत में वैलिड हैं, उनको स्वीकृति दी जाएगी, मान्यता दी जाएगी। यही तो चाबी थी जो अंग्रेज चाहते थे। तिजोरी की चाबी उनके हाथ लग गई थी और अब उन्हें अपना धन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहीं छापेंगे, यहीं देंगे, यहीं टैक्स लगाएंगे, यहीं से व्यवसाय करेंगे, यहाँ का उठा के माल ब्रिटिश में बेचेंगे। ये एक बहुत बड़ी, एक तरीके से कह सकते हैं लॉटरी इनकी लगी। अब ब्रिटिश कंपनी दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी। उधर मैंने बताया था आपको अभी इसी एपिसोड में कि जो फ्रेंच हैं वो दोबारा से अपना उत्कर्ष की तरफ जा रहे हैं, और फ्रांस ने, जैसा मैंने बताया कि अभी यहाँ अपने जो पोर्ट हैं, एक तो जब यहाँ आए तो सूरत में और दूसरा मसूलीपट्टनम में, 2 जगह पे इन्होंने अपने पोर्ट यानी अपने जो बंदरगाह वो स्थापित कर लिए थे। लेकिन कुछ अच्छा इनके साथ भी हो रहा था। 1600, थोड़ा सा बैक में चलते हैं, 1673 में कंपनी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था फ्रैंको मार्टिन। तो फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया कि जो पांडिचेरी का जो क्षेत्र है वो एक पहले गांव था, तो यहाँ के वायसराय से यानी यहाँ का जो प्रांतपति था उससे हाथ विंत जोड़ के यहाँ इसने इसको, इस गांव को अपना दान में ले लिया और यहाँ पर विकास करने लगा फ्रैंको मार्टिन 1673 में, और इसे एक शहर का रूप दे दिया। पांडिचेरी बाद में 3 अलग अलग नगर बसेंगे क्योंकि उनकी संरचना एक जैसी थी, तो इसलिए अलग अलग, करिकाल का पांडिचेरी, यनम का पांडिचेरी, तो इस तरीके से 3 नाम पांडिचेरी के रखे जाएंगे। लेकिन इसने इस पूरे पांडिचेरी नगर को बसा दिया। फिर दूसरा, जैसे ही थोड़ा कंपनी अभी, क्योंकि 1672 के जो युद्ध थे उसमें उलझी हुई थी कंपनी, कुछ ज़्यादा मारपीट तो कर नहीं रही थी। जैसा मैंने बताया था कि 1672 में डच और फ्रांस के बीच में युद्ध हो गया था, तो कंपनी तो वहाँ उलझी हुई थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ जो गवर्नर आए हुए थे वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जाए अपना भिक्षा की तरह की, थोड़ा सा दे दो बाबा पेट के लिए, ऐसे गाँव से मांग लेते थे, फिर उनका विकास करते रहते थे। ऐसे ही एक जगह थी चिंसुरा, ये वाली जगह बंगाल में जगह पड़ती है, तो चिंसुरा का विकास भी ये लोग कर लेते हैं। यहाँ इनको ये भी दान में मिलती है जगह, और चिंसुरा को भी ये अपना पोर्ट बना लेते हैं। तो 2 जगह इनको भी मिल गई, एक तो पांडिचेरी और चिंसुरा। अब ये दोनों 1720 की जो कंडीशन है, जो लाइन है, उस पर दोबारा आते हैं। अब कंपनी का पुनर्गठन हो गया इधर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो ब्रिटिश हैं वो भी अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, वो भी एक छत्र राज करने वाली कंपनी है, और फ्रेंच भी। फ्रेंच कंप्लीटली गवर्नमेंट कंपनी है और ब्रिटिश निदेशकों का एक मंडल है, प्राइवेट कंपनी है। अब कहानी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं। अब तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बढ़त बनाने में लगी हुई है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बढ़त बनाने में लगी हुई है। फ्रेंच वालों ने 1720 से 40 तक अपना प्रसार कर लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी
1709 से जब से उसका पुनर्गठन हुआ, 1715 में जब ये दल आया और इसको फारुखशियर ने कुछ रियायतें दे दी, तो 1740 तक इसकी भी स्थिति काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, ये भी ऊपर जा चुके हैं। लेकिन जब समान क्षेत्र में दो कंपनियां प्रतिस्पर्धा करेंगी तो उनमें लड़ाई होना स्वाभाविक है। लड़ाई भारत ही नहीं, इन दोनों में यूरोप में भी चल रही थी। रीजन पड़ता है यहां ऑस्ट्रिया। इस ऑस्ट्रिया को कब्जाने के लिए पूरा यूरोप यानी पूरा सेंट्रल यूरोप लड़ाई में एंगेज था और उसमें मुख्य प्रतिस्पर्धा फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच थी। 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जब शुरू हुआ 1740 में, तो इसमें पड़ला पहले ब्रिटिश कंपनी का ही भारी था और ब्रिटिश ने अपने सारे युद्धपोत वगैरह सब कुछ उधर ही मंगा लिए थे। कहां? यूरोप में। और 1745-46 में ब्रिटिश का एक कर्मचारी या नेवल कमांडर था जिसका नाम था वर्नेट। ये यहां रुका हुआ था और इसने यहां के युद्धपोतों को, यानी 2-4 युद्धपोत यहां रोक लिए थे। उनसे ये क्या करता था? फ्रांसीसियों को परेशान करता रहता था। फ्रांस कंपनी ने परेशान होकर एक दिग्गज व्यक्ति जिसका नाम था ड्यूप्ले, क्या नाम था? ड्यूप्ले। ड्यूप्ले को भारत में ये लोग भेजते हैं 1742 में। जब ये आया तो यहाँ की स्थिति इसने देखी, बहुत साम्राज्यवादी था, तगड़ा वाला साम्राज्यवादी। इसने देखा कि यहाँ भारत में भी मनमुटाव चलना स्वाभाविक है, उधर यूरोप में लड़ाई चली रही है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके। तो ये गया यहाँ से। इस समय यहाँ जो निजाम था इसका नाम था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, निजाम अनवरुद्दीन, कर्नाटक का निजाम था ये। तो इस अनवरुद्दीन का शासन था। अनवरुद्दीन के पास ये जाता है कि ऐसे ऐसे देखो, मैं चाहता हूं कि आप सबसे समझदार आदमी हैं और आप यहाँ हमारे बीच में लड़ाई मत होने देना। मतलब जो ये लोग हमें परेशान करते रहते हैं, ब्रिटिश वाले लोग, ये बर्नेट के जहाज हमें आके मारते रहते हैं रोजाना। तो अनवरुद्दीन को दरअसल जो हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम कौन था? निज़ाम चिल्किस खान या आसफ जहाँ, उसने इसे नियुक्त किया था कर्नाटक का निज़ाम बना के कि तुम्हारा कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वो तुम्हें दे देते हैं। ये चिल्किस खान कौन था? ये चिल्किस खान जो है ये मुख्यतः मुगलों का ही एक सेनापति था। चिल्किस खान मुगलों का ही सेनापति था। तो उसे जब वो उस दरबार छोड़ के आ गया था तो दक्कन में उसने स्वतंत्र हैदराबाद निज़ाम, हैदराबाद जो क्षेत्र है दक्कन क्षेत्र की स्थापना कर दी थी। तो उसमें 6 सूबे यानी 6 प्रांत बनाए थे। तो उसके एक जो प्रांत है उसका नाम था कर्नाटक। तो कर्नाटक पे उसने अनवरुद्दीन का जो शासन है यानी अनवरुद्दीन को कर्नाटक में नियुक्त कर दिया था। तो अनवरुद्दीन जो था वो ताकतवर भी था, एक तो क्योंकि उसकी बड़ी सेना थी युद्ध स्थल में, और दूसरा उस पर निजाम का हाथ था। तो ये लोग इसको एक मध्यस्थता के रूप में मानते थे। कौन कौन? ब्रिटिश और फ्रांसीसी, कि ये व्यक्ति समझदार है और ये लड़ाई होने नहीं देगा। लेकिन ब्रिटिश लोग जो थे वो ये सोच रहे थे कि इसके पास जल की कोई सेना है नहीं अनवरुद्दीन के, तो हम जल में तो इसको हरा ही सकते हैं। इसलिए ये क्या करते थे कि उधर लड़ाई जब चल रही ऑस्ट्रिया वाली, तो ये लोग फ्रांसीसियों से भिड़ते रहते थे और इसकी अनदेखी करते थे। अनवरुद्दीन भी कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास जल की कोई सेना ही नहीं थी। इस बात से ड्यूप्ले हो गया परेशान। जब यहां से सारी सेना, ब्रिटिश की लगभग सारी सेना यूरोप गई हुई थी, तो ड्यूप्ले ने अपनी सेना बुलाई और सेना बुला के मद्रास पे, जहां ब्रिटिश का जो क्षेत्र था ये वाला, मद्रास पे आक्रमण कर दिया और यहां कब्जा जमा लिया। मद्रास पे कब्जा कर दिया। और ये 1746 की बात है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। यहां से पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। ये जो रीजन है ये पूरा रीजन दरअसल कर्नाटक के नाम से जाना जाता था और इसकी जो राजधानी थी वो अर्काट थी। ये ARCOT आपको दिखाई दे रहा होगा। अर्काट इसकी राजधानी थी।
तो इसने जब यहां आक्रमण कर दिया, किसने? डुप्ले ने। कहां पे आक्रमण किया? मद्रास पे। और मद्रास को इसने कब्जा लिया। अब ब्रिटिश अनवरुद्दीन के पास गए कि तुमने तो बोला था कि मैं लड़ाई नहीं होने दूंगा। तो अनवरुद्दीन बोला कि भाई एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे मना किया था कि ये लड़ाई मत करो, तब तो तुम नहीं माने थे। अब ब्रिटिश उस पर कहने लगे कि तुम आगे तो बढ़ो, हम थोड़ा अभी यूरोप में उलझे हुए हैं, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे आगे। अच्छा, तो अनवरुद्दीन चढ़ गया झाड़ पे और ये इनसे यहाँ लड़ने पहुंच जाता है। कौन? अनवरुद्दीन। इसका एक बेटा था जिसका नाम था महफूज खान। तो महफूज खान यहाँ इस युद्ध में कमांडर बन के जाता है। इधर से फ्रांसीसियों की जो सेना है वो आ रही थी, जिसका कमांडर था पैराडाइज। इसने महफूज खां को पैरालाइसिस बना दिया। कैसे? महफूज खां को दौड़ा दौड़ा के इसने पीटा। और यहीं एक फोर्ट है जिसका नाम है सेंट थोम। तो यहीं सेंट थोमे की जगह पे, जिसे सेंट थोमे की लड़ाई भी कहते हैं, का युद्ध कब? 1748 में। सेंट थोमे के युद्ध में इसने अनवरुद्दीन को ठीक से पीटा। और जब ठीक से पीटा तो हार हूर के ये बैठ गया। अब उधर यूरोप में इन दोनों शक्तियों के बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है जिसका नाम था एक्स-ला चैपल या एक्स-ला शापेल। चैपल इसको इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन शापेल लिखा जाता है। एक्स-ला शापेल की संधि। तो जब ये संधि हो जाती है, इस संधि के आधार पे क्या था कि जो तुमने मद्रास का क्षेत्र लिया है, किसने? फ्रांसीसियों ने, कि जो मद्रास का क्षेत्र तुमने लिया है उसे वापस दे दो। किसको दे दो? इंग्लिश को या इंग्लैंड को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास का क्षेत्र वापस दिया जाए। दूसरा, जो ये लड़ाई थी वो यूरोप में चल रही थी ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकार लेके। अब सिर्फ ऑस्ट्रिया का ही उत्तराधिकार नहीं था, यानी बाकी जो यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब जगहों पे भी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो नॉर्थ अमेरिका में एक जगह थी लुइसबर्ग। तो लुइसबर्ग पे नियंत्रण कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उन्होंने कहा कि लुइसबर्ग हम तुम्हें लौटा देंगे, जो नॉर्थ अमेरिका में हमने तुमसे छीना है, और मद्रास का क्षेत्र तुम हमें लौटाओगे। और दोनों की जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी, कोई किसी पे आक्रमण नहीं करेगा। जब सरकार राजी हो गई तो गवर्नर बेचारा क्या करता? तो डुप्ले शांत हो गया, अपना बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डुप्ले के मन में अभी भी जो कसक थी वो जारी थी। वो अभी भी लड़ने के मूड में था। क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी गवर्नर कभी भी बिठाए जाते हैं, ऐसा दरअसल ये क्या होता है कि जब आपके मन में कोई शंका चल रही हो और वो काम आपके तरीके से ना हो, तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं अवहेलना जरूर करते हैं और उसी के आधार पे आप कोई नया स्टेप लेते हैं। अब डुप्ले ने क्या सोचा कि ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इधर हैदराबाद है, हैदराबाद, उधर कर्नाटक है। और ये संयोग की बात है कि हैदराबाद के निजाम की 1748 में हो जाती है मृत्यु। उधर कर्नाटक में, उधर अनवरुद्दीन जो शासक था, जो अभी इन्होंने हराया था, वो कमजोर भी माना जाने लगा था। और एक व्यक्ति थे चंदा साहब। चंदा साहब जो है वो 1748 में मराठों की जेल से छुट के आए थे। ये दरअसल जेल में कैसे पहुंचे इसके लिए भी एक हिस्ट्री है कि जब मराठों ने कर्नाटक पे जब हमला किया तो यहां एक शासक काम करता जिसका नाम था दोस्त अली। कर्नाटक रीजन में दोस्त अली का ही दामाद थे ये चंदा साहब। तो मराठों ने, क्योंकि उस समय बालाजी बाजीराव का टाइम था 1742-43 में, तो इन दोस्त अली को तो मार दिया था और चंदा साहब को ये गुलाम बना के ले गए थे। और ये चंदा साहब कैद में ही थे तब से, अभी छुट के यहाँ से 1748 में आते हैं। तो जब ये छुट के आए तो तुरंत डुप्ले जाके मिला इनसे कि सुनो यार, तुमने तो इतना बलिदान दिया है, तुम तो कर्नाटक के लिए वहां तक चले गए थे, तुम्हें गद्दी मिलनी चाहिए। ये अनवरुद्दीन तो वैसे भी हारा हुआ इंसान है, इसको कैसे गद्दी मिल रही है? ये चढ़ गए। अब इधर जब हैदराबाद का
जो निज़ाम है आसफ जाह वो मर जाता है, तो उसके दो बेटे थे, एक नाम था नासिर जंग, नासिर जंग, और दूसरे का नाम था मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। ध्यान से सुनो, इसमें आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। नासिर जंग जो था उसे इन्होंने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। अब नासिर जंग को उत्तराधिकारी बनाया तो ये लोग मुजफ्फर जंग के बाद पहुंच गए। कौन? डुप्ले। इससे बोले यार तुम एक बात बताओ, तुम राजा क्यों नहीं बन सकते? तुम भी तो राजा बन सकते हो। मुजफ्फर जंग ने कहा हाँ बन तो सकते हैं, लेकिन नासिर जंग बैठा दिया अब्बू ने तो, कि हम पूरी सत्ता तुम्हारे पक्ष में कर दें तो तुम्हें भी राजा बना सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए एक काम है, हम पहले मिलके चंदा साहब को बिठाते हैं गद्दी पे, फिर चंदा साहब हमारी सहायता करेंगे, हम तुम्हें गद्दी पे बिठा देंगे। ऐसे एक संधि कर लेते हैं, और इसी संधि का नाम था त्रिगुट संधि। क्या नाम था? त्रिगुट संधि। तो स्थिति इस समय यह बनी कि हैदराबाद में आप जाएं तो दो पक्ष हैं, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग का साथ कौन दे रहा है? फ्रांसीसी या डुप्ले। नासिर जंग का साथ कौन देगा फिर? इंग्लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दूसरी तरफ क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में भी यही स्थिति थी। एक तरफ चंदा साहब, इनका साथ किसने दिया? डुप्ले ने। दूसरी तरफ कौन है? अनवरुद्दीन। उसके साथ कौन खड़ा है? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसके लिए तो वो लड़ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ये स्थिति आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछी भी जाती है कि हैदराबाद में नासिर जंग का साथ किसने दिया, मुजफ्फर जंग का किसने दिया, चंदा साहब का किसने दिया और अनवरुद्दीन का किसने दिया। ये बातें आपको समझ में आ गई? बेसिक बातें हैं, ये समझ लोगे तो रटनी नहीं पड़ेगी। आगे, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी तीनों ने मिलके पहले अनवरुद्दीन पर हमला किया, और अनवरुद्दीन से पे जो हमला किया उसका नाम है अंबुर की लड़ाई। अंबुर की लड़ाई। अंबुर की लड़ाई में इन तीनों ने मिलके अनवरुद्दीन को मार दिया। किसे मार दिया? अनवरुद्दीन को। अंबुर की लड़ाई 1749 में होती है, और तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन को मार दिया। अनवरुद्दीन मारा गया तो संधि के अनुसार चंदा साहब को कर्नाटक की गद्दी मिल गई, तो कर्नाटक पे कौन बैठ जाएगा? चंदा साहब बैठ गए। अब बचा काम हैदराबाद का। अब इन तीनों ने मिलके, त्रिगुट संधि यहीं से शुरू होती है, जो मराठों में, मैसूर में आगे हम देखेंगे तो त्रिगुट संधियां वो यहीं से दिखती हैं। अब यहां तीनों ने मिलके फिर वहां मुजफ्फर जंग का साथ दिया, तो यहां नासिर जंग को मार दिया। तो नासिर जंग को जब मारा तो फिर कौन बैठेगा? मुजफ्फर जंग। तो इस तरीके से डुप्ले इस समय अपने पूरे पीक पे था, और मुजफ्फर जंग के दरबार में इसने एक अपना सेनापति भी रख दिया जिसका नाम था बुस्सी। बुस्सी। अब ये सेनापति रखने की जो प्रथा है वो यहीं से आती है, और सहायक संधि, इसको हम सहायक संधि भी कहते हैं कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। सहायक संधि में क्या था कि हम तुम्हें सैनिक रूप से सहायता देंगे। तो सहायक संधि की जो उपज देने वाला जो व्यक्ति है वो भी डुप्ले ही है। इसलिए इतिहास में सहायक संधि जब भी नाम आता है किसकी उपज है तो वो डुप्ले की है, क्योंकि यहां इन्होंने अपना एक रेजिडेंट रखना शुरू कर दिया था, और यही काम आगे मराठों के साथ भी जो अंग्रेज है वो करेंगे, इसी पॉलिसी को उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से अंबुर की लड़ाई हुई, अनवरुद्दीन मारा गया, और फिर नासिर जंग के साथ लड़ाई होती है और नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। अब डुप्ले, ये बंदा डुप्ले है, ये अपने पूरे पीक में है, पूरे टसन में है। ये सोच रहा है कि अब भारत में कोई कहीं नहीं भिड़ सकता, जो भिड़ेगा मैं उसे कूट दूंगा। लेकिन
मुजफ्फरजंग गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन इसकी एक लड़ाई हो जाती है मराठों के साथ। इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मराठों से लड़ाई हुई तो ये उसमें मारा गया। तो इसका बेटा था सलावत जंग। सलावत जंग अब वो गद्दी पर बैठ जाता है। अब इतनी चरम स्थिति को क्या ब्रिटिश लोग नज़रअंदाज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यार ये तो फ्रांस वालों ने हथिया लिया पूरा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अनवरुद्दीन जो था उसका एक बेटा था जो कर्नाटक पे उस समय शासन कर रहा था, जिसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये बंदा भाग के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया, उससे गुहार लगाई, यार हम तो बर्बाद कर दिए हैं। तो मोहम्मद अली भाग के जब ब्रिटिश के पास पहुंचा तो उस समय जो ब्रिटिश कंपनी थी त्रिचिनापल्ली में थी। अब इधर जो पांडिचेरी में जो डुप्ले है वो भी इसे देख रहा है कि अच्छा इधर अंग्रेजों के साथ जा रहा है। तो ये मिलके, ये और चंदा साहब दोनों मिलके इस पे आक्रमण कर देते। लेकिन इस बार ये घिर जाते हैं। और घिर क्यों जाते? गिरने का एक रीजन था कि एक नया कमांडर ब्रिटिश को मिल गया था जिसका नाम था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ये अर्काट को जीत लिया था और ये त्रिचनापल्ली पर भी घेरा इन्होंने डाल दिया था। त्रिचनापल्ली के बराबर में ही एक जगह है तंजौर। यहां का जो शासक था उसने चंदा साहब को मरवा दिया, क्योंकि इन दोनों लड़ाई यहां चल रही थी तो धोखे से इसने चंदा साहब को मरवा दिया। अब चंदा साहब मारे गए। इधर त्रिचनापल्ली में जो फ्रांसीसी सेना गई थी उसको भी हार लगी। और इस पूरे षड्यंत्र में फंसने के कारण कंपनी खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी। और जब लगातार लड़ाइयों का दौर चला था तो कंपनी घाटे में भी जाने लगी थी। इससे इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, डुप्ले को वापस ले लो और यहां से एक नया गवर्नर ले जाओ, गोडेहू। क्या नाम था? गोडेहू। इस व्यक्ति को यहां गवर्नर बना के भेज दिया इन्होंने। लेकिन ये एक तो अदूरदर्शी भी था, मतलब इसमें कोई ऐसी डुप्ले जैसी रणनीति चाल कुछ नहीं था इसमें। तो व्यक्ति आने के बाद सफल नहीं हो पाया भारत में। और फिर फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट है वो भी संधि के मूड में आ गई। तो इस तरीके से कर्नाटक युद्ध है वो मध्यस्थता की स्थिति में जाके वो खत्म हो गया। ना तो अंग्रेजों ने फिर ज़्यादा पहल की और ना ही फ्रांसीसियों ने। गोडेहू की सहायता के लिए काउंट डी लाली को गवर्नर कमांडर बना के भेजा इन्होंने कि तुम जाके गोडेहू की सहायता करो। इसी समय यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध छिड़ जाता है, 7 वर्षीय युद्ध। उसी का विस्तार कौन सा? थर्ड कर्नाटक वॉर। कौन सा वॉर? थर्ड कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब शुरू होता है? 1756। तो अब तक हमने जो 3 युद्ध पढ़े उनकी क्या एक तरीके से बैकग्राउंड रहा वो देख लें। तो 3 युद्धों में हमने देखा कि पहला युद्ध कब से कब शुरू हुआ? पहला कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट यहां डालेंगे सेकंड और यहां डालेंगे थर्ड। फर्स्ट का डेट क्या थी? 1746 से 48। सेकंड 1749 से 1754 सेकंड की डेट। फिर 1756 से 1763 तक ये थर्ड वॉर चलता है। पहले में एक्स ला शापेल की संधि होती है। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई? वो हुई पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। और तीसरे कर्नाटक युद्ध में अभी हम आगे देखेंगे तब होगी पेरिस की संधि। यहां कमांडर कौन है? गवर्नर कौन है? डुप्ले। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी यहां का गवर्नर आपको पूछा भी नहीं जाएगा। फिर मेन यही है। दूसरी बार फ्रांस का गवर्नर कौन बना? गोडेहू। यहां कमांडर कौन था?
जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ उसकी एक सेंट थॉमे की लड़ाई 1748, और कौन था इसमें, इधर से पैराडाइज और इधर से महफूज खान। ठीक है, ये हो गया आपका कर्नाटक की तरफ से और ये हो गया आपका फ्रांस की तरफ से। ये एक पहली लड़ाई थी जिसमें भारतीय सेना स्थल पे हारी थी यूरोपियों से। पहली लड़ाई थी सेंट थॉमे की लड़ाई। इस लड़ाई के कई एडवांटेज यूरोपियन को मिले। पहला कि एक अनुशासित सेना एक बड़ी सेना को हरा सकती है। दूसरा क्या एडवांटेज मिला कि भारतीयों को भारत में हराया जा सकता है। तीसरा, भारतीयों की आपसी फूट का फायदा हम अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कर सकते हैं। चौथा, भारतीय सिपाहियों को ट्रेंड कर दिया जाए तो वो फ्रांसीसी या ब्रिटिश कंपनी में ऐसे ही लड़ते हैं जैसे वो वहीं के सिपाही हों। यानी भारतीयों को भारतीयों से लड़ाकर भी राज किया जा सकता है। फूट डालो, राज करो। अब थर्ड जो युद्ध शुरू होगा वो 1756 से 63 तक चलेगा और इसकी पृष्ठभूमि यूरोप में ही है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो वहां लड़ मर रहे थे, वो यहां भी आने लड़ने लगे। अब यहां इन्होंने एक व्यक्ति भेजा था जिसका नाम था काउंट डी लाली। वो आप यहां देख सकते हैं, ये बेचारा लाली जैसा तो है ही, काउंट डी लाली, ये इनका कमांडर था। और इसे जो भेजा था काउंट डी लाली को, ये काउंट डी लाली, ये बुस्सी तो पहले ही अभी हैदराबाद के दरबार में बैठा रखा है। अब काउंट डी लाली को जब भेजा तो ये व्यक्ति स्टार्टिंग में तो बड़ा मतलब कमांडर था, नया नया आया तो बड़ा जोश पोश के साथ आया। तो इतने सेंट डेविस फोर्ट जो था, कौन सा फोर्ट, सेंट डेविस फोर्ट, ये यहां पड़ता है, आप यहां देखें, फोर्ट सेंट डेविस, इस पर कब्जा कर लिया था। कब, 1758 में। इसे सफलता भी मिल रही थी। ब्रिटिश को एक खतरनाक कमांडर फिर मिल जाता है जिसका नाम था आयरकूट। क्या नाम था, सर आयरकूट। इसने क्या किया कि इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा। किसने, आयरकूट ने। किसको, फ्रांसीसियों को। आयरकूट ने काउंट डी लाली की जो सेना थी उसे खूब धोया। इसने गलती ये कर दी कि जो बुस्सी वहां बैठा हुआ था हैदराबाद में, इसने उसको भी बुला लिया। अब हैदराबाद हो गया खाली, तो वहां भी फ्रांसीसियों को कोई नियंत्रण नहीं बचा। इधर भी सेना हारने पे लगी हुई है। एक जगह है जिसका नाम है वॉन डी वॉश। क्या नाम है, वॉन डी वॉश। आप यहां देखेंगे, ये है, ये जगह है जिसका नाम है वॉन डी वॉश। तो इस जगह पे इन्होंने, यानी आयरकूट ने, काउंट डी लाली और बुस्सी की सेना को खूब जम के धोया। और ये जो लड़ाई है वो हुई 1760 में। और ये इतनी खतरनाक लड़ाई थी कि इस लड़ाई के बाद फ्रांसीसियों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो ब्रिटिश के साथ लड़ें। फ्रांसीसियों ने ये मान लिया कि महाराज इस बार बकस दो, हम वापस चले जाएंगे, यहाँ तुमसे, हम वापस जाए ना जाए तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। फिर अंग्रेजों ने इनके जो जैसे पांडिचेरी है, माहे है, इन सब क्षेत्रों पे कब्जे भी करने शुरू कर दिए। और जो कब्जा बढ़ने लगा तो फिर उधर फ्रांस की गवर्नमेंट ब्रिटेन के पास पहुंची। फिर इनमें एक संधि होती है 1763 में जिसका नाम रखा गया पेरिस की संधि। ये संधि पेरिस में हुई थी, फ्रांस की जगह है। तो पेरिस की संधि, इसी के साथ थर्ड कर्नाटक वॉर खत्म होता है। थर्ड कर्नाटक वॉर में जो मुख्य भूमिका थी वो काउंट डी लाली, आयरकूट और बुस्सी की रही। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि पेरिस की संधि के अनुसार चंद्रनगर को छोड़ के बाकी जितने व्यापारिक केंद्र हैं वो तुम्हें वापस कर देंगे, लेकिन आप एक तो उनमें दुर्गीकरण नहीं करेंगे, अपने किले विले नहीं बनाएंगे और सिर्फ व्यापार से मतलब रखेंगे, और आगे कभी लड़ाई की तो यहाँ से भगा दिए जाओगे। पेरिस की संधि, इस तरीके से ये थर्ड कर्नाटक वॉर खत्म होता है। अब हम देखेंगे कि कंपनी का विस्तार कैसे हुआ, क्योंकि कंपनी ने अब एक जगह यानी कर्नाटक को कब्जे में ले लिया। अब हम देखेंगे कि वो बाकी जो राज्य हैं जैसे बंगाल की तरफ अब बढ़ना शुरू करेगी। कंपनी ने जब एक जगह अपनी
पूरी धाक जमा दी, फ्रांसीसी अब ख़त्म, तो अब कंपनी विस्तार करेगी। और इस विस्तार में क्या होगा, इस विस्तार में कंपनी वहाँ की जगहों को भी हथियाना शुरू कर देगी। तो अभी इस क्लास में इतना ही होगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे कंपनी भारत पर नियंत्रण के लिए आगे बढ़ती है। ये क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस क्लास को आप नोट्स की तरह लें और नोट्स बना के आप उनको प्रीवियस ईयर भी उनके लगाते रहें। अपने कमेंट्स और सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।